नमस्ते। आज श्री गिरिराज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच लिविन सैमुअल, जो श्री गिरिराज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्सिंग हेड की पदवी से संबोधित है। आज हमें वो BLS की ट्रेनिंग देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम मिस्टर लिविन सैमुअल। मैं श्री गिरिराज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर नर्सिंग मैनेजर काम करता हूँ। आज हम BLS विषय के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का बेसिस हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा। लिविन जी BLS क्या है? ओके, गुड क्वेश्चन है कि काफ़ी लोगों का अंदर एक डाउट होता है कि काफ़ी BLS क्या होता है। जो अनट्रेंड जो पीपल होता है उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो BLS क्या होता है कि अगर उसका फुल फॉर्म अगर हम बताएगा तो इट्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मीनिंग क्या है? कोई भी विक्टिम अथवा कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह पर कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में चला जाता है, अदरवाइज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चला जाता है, उसी टाइम में एक एक्सपर्ट मेडिकल टीम अराइव होगा। तब तक जो बीच का जो टाइम है, हम जो लाइफ सेव करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसको सिंपली कह सकता है BLS। आपने कार्डियक अरेस्ट बोला, और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? यस, ये गुड क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों का ऐसा एक डाउट होगा कि पब्लिक को, नहीं तो जो नॉन मेडिकल लोग हैं उसका एक कॉमन डाउट है BLS अथवा CPR देना है, नहीं तो हार्ट अटैक कंडीशन को BLS देना है, अथवा BLS में जो CPR होता है CPR परफॉर्म करना है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, उससे पहले आप थोड़ा सा जो बॉडी में हार्ट का फंक्शन उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। व्हाट इज हार्ट, अदरवाइज हार्ट का फंक्शन क्या है? टू पंपिंग ब्लड थ्रू ओवर द बॉडी। शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, शरीर का सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम है हार्ट का फंक्शन। जब ये फंक्शन कम्प्लीटली बंद हो जाता है इंटरनल मेडिकल कंडीशन की वजह से, एक कंडीशन को हम बता सकता है कि कार्डियक अरेस्ट, देयर इज नो कार्डियक एक्टिविटीज। हार्ट अटैक के बारे में अगर हम डिस्कस करता है तो हार्ट अटैक क्या होता है? इट्स एन अटैक। एक हार्ट को एक अटैक आ गया, हम बोल सकता है MI आया। कोई भी हार्ट में, अदरवाइज हृदय में जो ब्लड देने वाला कोई भी नली में कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, उसी टाइम में हार्ट अटैक हो जाता है। बट हार्ट का जो फंक्शन है, जो ब्लड पहुंचाने का काम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में पहुंचाने का काम वहां पे चालू रहेगा। सो वही कंडीशन है हार्ट अटैक। वो कंडीशन में हमको CPR देने की जरूरत नहीं है। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है उसी टाइम में हमको CPR देना होगा। हाँ लिविन जी, BLS कहाँ देना है? सही क्वेश्चन है। BLS काफी लोगों का डाउट है कि BLS कहाँ देना है। तो मेरे कहने में आप ह्यूमन बीइंग्स, अदरवाइज इंसान जहां जहां पे भी हो वहां सबका BLS का इम्पोर्टेंस हो ही जाएगा। इम्पोर्टेंस है। आप कभी कभी शादी में बैठे होंगे, नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होटल में फूड के लिए, डिनर के लिए बाहर जाए होगा, वहीं पे भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। आप ट्रैवलिंग में होगा, अब फ्लाइट में ट्रैवल करते होंगे, नहीं तो आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, आप बस में जाते होंगे, इवन पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स, जहां पे भी हो, कहीं पे भी कोई भी विक्टिम अथवा कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश होकर गिर जाता है तो यही सिचुएशन में हमको BLS करना रहेगा। और ये BLS है वो कब देना है? ओके, दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए BLS कब देना है मुझे आपको डेमो थ्रू दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक मैनिक्विन है, उसमें मैं आपको BLS का पूरा जो प्रोटोकॉल है आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यू हैव टू बी मच केयरफुल। और BLS कब देना है मैंने आपको बता दिया है। जब कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन आएगा उसी सिचुएशन में BLS परफॉर्म करना होगा। ओके व्यूअर्स, BLS मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। BLS कब देना है?
जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी विक्टिम अनकॉन्शियस हो जाता है, वो जहां पे भी हो सकता है अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस होगा अनकॉन्शियस होगा, उसी टाइम में सीपीआर देना रहेगा। तो एएचए का जो एल्गोरिदम के हिसाब से सबसे पहले कोई भी विक्टिम को आप आइडेंटिफाई किया, अगर वो घर पे होगा, जहां पे भी होगा, अनकॉन्शियस होके फाइंड आउट किया, बेहोश होके आप दिया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू वॉच केयरफुली, जो भी विक्टिम है उसका रेस्पॉन्स चेक करना होगा। तो रेस्पॉन्स कैसे करना उसका तरीका होता है, तो हमको कॉमन मैन को नहीं तो पब्लिक को शायद पता नहीं होगा, कि जिसको नॉन मेडिकल हो उसको मालूम नहीं होगा कैसे रेस्पॉन्स चेक करो। तो रेस्पॉन्स करने का तरीका ऐसा है, आई विल एक्सप्लेन। कोई भी विक्टिम है, उसको विक्टिम का दोनों शोल्डर पे आप टैप करना, तो कुछ भी नाम हो, हमको नाम पता नहीं है तो हम अंकल, आंटी, नहीं तो कोई भी एड्रेस करके हम ट्राई कर सकता है कि आर यू ओके, आर यू ओके। तो आपको रेस्पॉन्स अगर नहीं दे रहा है तो आप कंफर्म करना चाहिए कि पेशेंट में देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज, पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसके बाद इमीडिएटली आपको करना होगा कि पेशेंट का रेस्पॉन्स आपने चेक किया है, उसके बाद किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर आप अकेले होगा तो आप अनकॉन्शियस किसी को फाउंड आउट किया तो आपके साथ हेल्प के लिए तो कोई चाहिए। अगर बीएलएस देना, बीएलएस में सीपीआर परफॉर्म करना हो तो आपको एक दूसरा व्यक्ति की हेल्प की जरूरत होगा। तो सबसे पहले चीज, आप कोई भी व्यक्ति को कहीं भी कोई भी जगह पे अनकॉन्शियस हो गया, वो आपका सामने शायद बेहोश हो गया, तो सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव टू चेक द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स चेक किया, आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो एग्जाम्पल, आप किसी को हेल्प करना, कोई भी भाई जल्दी आओ मुझे मदद करो, ऐसा करके हेल्प करने का। उसके बाद इमीडिएटली साथ साथ आपको जो भी पेशेंट है, जो भी विक्टिम है, उसको कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। हमको हमारे टॉपिक है सीपीआर कैसे देना। सीपीआर कब देना होता है मैंने आपको समझाया। पेशेंट जब कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो ये कार्डियक अरेस्ट कैसे हुआ आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो हार्ट का जो फंक्शन, कार्डियक अरेस्ट आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप एक व्यक्ति को हेल्प के लिए बुलाया तो इमीडिएटली उसको कहना चाहिए कि आप सीधा इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को, अदरवाइज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट करना। तो आपका क्वेश्चन होगा, हम बाहर है तो हम किसको बुलाऊं, इमरजेंसी सिस्टम कहाँ पे, आउटसाइड द हॉस्पिटल और। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास मोबाइल होगा तो अभी सबको पता है कि 108 दिस इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। तो आपने सबसे पहले जो विक्टिम है उसका रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप कॉल फॉर हेल्प, किसी को शाउट किया, हेल्प के लिए वो आया है, साथ साथ इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करना। साथ साथ आप जो भी वो विक्टिम को हैंडल कर रहे हैं उसका काम है नेक्स्ट, ये व्यक्ति को सीपीआर देना नहीं देना वो कंफर्म करना इंपॉर्टेंस की बात है। वो आप कैसे कंफर्म कर सकते, मैंने जो पहले मेरा ब्रीफिंग में बताया, ओनली कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में हमको सीपीआर परफॉर्म करना रहेगा। अगर वो व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में नहीं है तो आप सीपीआर देगा तो उसको दूसरा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट आप कैसे कंफर्म करेगा, जहां है वो पीडियाट्रिक पेशेंट होगा, जहां है वो अडल्ट होगा, जहां है वो इन्फेंट होगा। सबसे पहले अडल्ट की हम बात करें, दिस इज द नेक ऑफ द पेशेंट। ये ट्रिकियल विंड पाइप बोल सकता है, हर एक का है। यहाँ से हम कैरोटिड पल्स चेक करना रहेगा। कैरोटिड पल्स दोनों नेक है, दोनों नेक का बीच में एक कैविटी होता है। तो आपको डायरेक्टली हाथ यहाँ पे लगाए को शायद बेशक आपको शायद ये फील नहीं होगा, तो आपको 3 फिंगर्स आप जो ट्रेकिया है, विंड पाइप जो बोलते हैं, वहीं पे प्लेस करो, स्लाइटली डाउन करो। तो ये जो नेक कैविटी होते हैं वहां पे आपको पल्स फील होगा। इसमें इंपॉर्टेंस की वस्तु है, आप जब भी वो जो कंडीशन, ये सिचुएशन फेस करता है तो आपका टाइम इज वेरी मच वैल्यूबल। आपको जितना लेट करता है उतना हार्ट का फंक्शन, मैंने जो समझाया, हार्ट फंक्शन नहीं है तो जो ब्लड है जो प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा और वहां पे ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो जो ब्लड ब्रेन में जो सेल्स के लिए मिलना चाहिए वो वहां पे नहीं जाएगा। तो विद इन, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, विद इन 4 मिनट्स जो भी विक्टिम है उसका ब्रेन डेड में चला जाएगा। इसके लिए आपका जो ईच मिनट, एवरी मिनट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसमें आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको दिखाया कि आपको हमको कंफर्म करना पड़ेगा जो भी विक्टिम है वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया कि नहीं। तो आपने जो पल्स चेक किया, अगर आपको पल्स मिल रहा है तो आपको वहां सीपीआर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन केस वहां पे पल्स नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैंने कहा चेक द रेस्पॉन्स नहीं मिला आपको, फिर आपने कैरोटिड पल्स द्वारा पेशेंट का हार्ट का फंक्शन है कि नहीं आप कंफर्म किया। इन केस अगर
वहां नहीं है, आपको पल्स फील नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा BLS में जो इंपॉर्टेंट है CAB सीक्वेंस। CAB सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा चेस्ट कंप्रेशन। तो आपने कंफर्म किया ये व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में अभी चला गया है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, एक व्यक्ति को हमने ऑलरेडी एक्टिवेशन के लिए बुलाया, वो तो ऑलरेडी हेल्प के लिए बुलाया, 108 आएगा, तब तक आपको चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट करना होगा। अभी इस वक्त इंपॉर्टेंस है चेस्ट कंप्रेशन, उसमें हाई क्वालिटी CPR कैसे डिलीवर करना। सबसे पहले क्या होगा, क्या क्वेश्चन आएगा, एक कॉमन मैंने तो उसका आएगा, मैं चेस्ट में कहां पे मेरा हाथ लगाऊं, नहीं तो कैसे कंप्रेशन दे दूं। तो आई विल एक्सप्लेन द टेक्निक्स। कभी भी हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करता है तो उससे जो हमारा जो ये बीच का जो बोन होता है इसको स्टर्नम बोन कहला जाता है। स्टर्नम बोन का जो एंड 1/3 ऑफ द स्टर्नम, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो पॉइंट को सिफी स्टर्नम कहला जाता है। सिफी स्टर्नम एक कॉमन मन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके लिए इसी तरीका है, जो भी विक्टिम है उसका जो चेस्ट निपल्स होता है उसका निपल में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना रहेगा। ये इमेजिनरी लाइन, आपको वहां पे स्केल पेन लेने के लिए भागना नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली आप एक लाइन ड्रॉ किया, उसका बीच का जो एरिया आता है वहां पे हाथ का प्लेसिंग होगा। चेस्ट कंप्रेशन देने का टेक्निक्स अभी और डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने समझा दिया कैसे आपको पोजीशन लेना है। चेस्ट में, बेयर चेस्ट में जो भी विक्टिम होगा उसका ड्रेस रिमूव करके वहां पे बेयर चेस्ट में दोनों निपल होगा, उसका बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, उसका बीच में आपका जो डोमिनेंट हाथ बोलते हैं हम इसको, आपको जो हाथ में अच्छा से फाता है वो हाथ नीचे होना जरूरी है। चेस्ट में आपको प्रॉपरली प्लेस करना रहेगा। लिबिन जी, डोमिनेंट हैंड उसके बारे में जरा प्रकाश पाड़िए। डोमिनेंट हैंड मीन्स आप अभी हमारा जो है अभी कुछ वजन उठाना है, नहीं तो किसी को कुछ चीज को काटना होगा, नहीं तो क्रिकेट खेलना होगा ना, लेफ्ट हैंडेस राइट हैंडेस होता है, लेफ्टी है तो उसका डोमिनेंट हैंड लेफ्टी होगा, राइट हैंडेस होता है उसका डोमिनेंट हैंड राइट हैंड हो जाता है। तो जिसको जो फाता है अच्छा से वही हैंड को, जो राइटिंग हैंड होता है ना, कोई लेफ्ट हैंड से राइट करते लिखते हैं, कोई राइट हैंड में, तो दैट इज द डोमिनेंट। इसमें क्या है, आपको कंप्रेशन देने में प्रॉपर प्लेसिंग हाथ का रह जाएगा। जस्ट गो फॉर द कंप्रेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले क्या है, कंप्रेशन का हाथ का प्लेसमेंट मैंने जो बोल दिया, बेयर चेस्ट में आपको कंप्रेशन देना रहेगा। आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, उसका बीच का जो दिस पार्ट को बोलते हैं मेडिकल टाइम सिफी स्टर्नम, आपको 1/3 स्टर्नम का आपका जो डोमिनेंट हाथ आपने प्लेस किया, उसके बाद आपका जो दूसरा हैंड है वो आपको ऐसे फिंगर के बीच में इंटरलॉक करना रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे करेगा तो क्रॉस आएगा, ऐसे स्लिप होने का चांसेस है और प्रॉपर वहां पे कंप्रेशन नहीं दे पाएगा। इसके लिए ऊपर जो हाथ है आप प्रॉपरली प्लेस किया, उसके बाद इंटरलॉक किया, फिर आपको अभी मैं जो बोल रहा हूं आप परफेक्टली ध्यान से सुनने का, 30 कंप्रेशन देना है, 30 कंप्रेशन। उसके बाद आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ करना रहेगा। सबसे पहले कंप्रेशन के बारे में हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 30 कंप्रेशन देना रहेगा। इसके बाद हम जाएगा, मैंने बताया BLS में CAB करके सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। BLS में जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, CAB हमने कंफर्म किया विक्टिम कार्डियक अरेस्ट में, उसके बाद सीधा हम आ गया चेस्ट कंप्रेशन में, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ आपको देने के लिए 2 टेक्निक्स हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हम मेडिकल टाइम में बोलते हैं, सिर को ऐसे पकड़ना, वो जो हेल्प के लिए हमने बुलाया वो व्यक्ति को बोलना कि ये परफॉर्म कर, अगर उनको मालूम नहीं है तो आपको खुद को करना पड़ेगा। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एलिवेट करके आप बाहर है तो आपको शायद कोई भी इक्विपमेंट्स अथवा मास्क वाल वैसा कुछ भी आपके पास नहीं होगा। बाई बैग मास्क हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, एम्बो बैग कहला जाता है, बट एम्बो बैग आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, पब्लिक में कहाँ मिलेगा, तो आपको माउथ टू माउथ 2 ब्रीथ देना रहेगा। आपके पास हैंडकरचीफ होगा, अगर कुछ भी टॉवल वगैरह हो तो वो पेशेंट के मुंह में डाल के हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक्स में माउथ टू माउथ 2 ब्रीथ देना रहेगा। और ये ब्रीथ देने का टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को जो भी विक्टिम हो उसका नोज पिंच करना, इनका अगर नोज पिंच नहीं किया तो प्रॉपरली एयर लंग्स में नहीं जाएगा। और प्रॉपरली अगर रेस्पिरेशन ज्यादा आप चेस्ट एक्सपांशन ऑब्जर्व करना, चेस्ट ऐसा राइज होगा, ऐसा 2 ब्रीथ देना रहेगा। उसके बाद सीधा हम जाएगा वापस 30
कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। उसके बाद 2 ब्रीथ, तो 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ हमको बोल सकता है 1 साइकिल ऑफ CPR। 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ, ऐसा 5 साइकिल कंप्लीट होगा। वापस आपको क्या करना चाहिए, कैरोटिड पल्स चेक करना। मैंने बताया कि कैरोटिड पल्स से कैसे लोकेट करना, 3 फिंगर बीच में रखने का, नेक में ट्रिकिया में रखना, विंडपाइप पे, वहां से स्लाइटली आप डाउन करो, ये जो फील होगा वहां पे कैरोटिड पल्स। ये वापस नहीं है 5 साइकिल अथवा 2 मिनट्स। वापस अगर आपने चेक किया आपको नहीं है तो वापस 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ कंटिन्यूस रखना है जब तक इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम अराइवल नहीं होगा, 108 एम्बुलेंस नहीं आएगा अथवा दूसरा इमरजेंसी एक्टिवेट नहीं आएगा, तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कंफर्म करके ये कंटिन्यू रखना है। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चंस और आएगा। ये जो चेस्ट कंप्रेशन देने में थोड़ा क्वालिटी CPR, हम मेडिकल टाइम बोलते हैं क्वालिटी CPR, आपको CPR देना है तो उसमें थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन देना होगा। जो हाथ का प्लेसमेंट मैंने बता दिया, उसके बाद जो हाथ का जो पोजीशन होगा, एल्बो कभी बेंड नहीं होना चाहिए। आप अगर आपका एल्बो बेंड होगा तो प्रॉपर तरीके से कंप्रेशन नहीं दे सकता है, उसके कारण से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे जाएगा। तो एल्बो शुड बी स्ट्रेट, और आपका जो शोल्डर का पोजीशन और पेशेंट का हार्ट का जो पोजीशन है एक पैरेलल लेवल में आना जरूरी है। तो ऐसे स्ट्रेट होगा और शोल्डर जो प्रेशर जाता है वो शोल्डर थ्रू जाना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से कंप्रेशन होगा। हाई क्वालिटी CPR का 3-4 पॉइंट ऐसा है कि जितना भी आप कंप्रेशन देते हैं और उतना वो जो चेस्ट रिकॉइल होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कितना इंच इसका डेप्थ होना चाहिए कंप्रेशन का। तो जो अडल्ट पेशेंट है उसको मिनिमम 5 इंचेस तक डीप जाना जरूरी है। इवन वो पीडियाट्रिक में आएगा तो 4 to 5 इंचेस, इन्फेंट में है तो भी मिनिमम 4 इंचेस, ठीक है उसका इंचेस। तो आप कैसे पता चले, वो तो आपको पुश हार्ड एंड फास्ट में कंप्रेशन देना जरूरी है। तो मैंने बताया मिनिमम 5 इंच का डेप्थ जाना जरूरी है। तो ऐसे जाएगा पुश हार्ड एंड फास्ट। आपको क्वालिटी CPR के लिए सबसे पहले पॉइंट है पुश हार्ड एंड फास्ट, और मिनिमम उसका लेंथ जाना चाहिए एटलीस्ट 5 इंचेस। सेकंड जो पॉइंट है क्वालिटी CPR देने के लिए जितना भी अंदर जाता है पुश करते हैं वो सीधा पूरा उतना लेंथ आपको चेस्ट रिकॉइल अलाउ करना, मतलब बाहर आना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉपरली आपका CPR क्वालिटी तरह से नहीं होगा। थर्ड क्या है, आप जब भी CPR देते हैं तो इंटरप्शंस अवॉइड करना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटरप्शंस मीन्स मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने एक कंप्रेशन दिया, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरा, 1 2 3, फिर 1-2 सेकंड गैप छोड़ दिया, फिर 3 4 5, ऐसे कभी नहीं देना। अगर CPR देते हैं तो क्वालिटी CPR के लिए आज मैंने जो बताया पुश हार्ड एंड फास्ट, ऐसे पुश हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए, और जितना अंदर आप प्रेस करते हैं उतना ही हो बाहर आना जरूरी है। अलो फुल चेस्ट रिकॉइल और अवॉइड इंटरप्शंस, कोई भी इंटरप्शंस के बिना प्रॉपरली ये कंप्रेशन देना रहेगा। इसके बाद जो विक्टिम का ऊपर परफॉर्म कर रहा है इमरजेंसी सिस्टम, अदरवाइज इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स टीम आएगा। उसके बाद पेशेंट को सेफली एम्बुलेंस में हम शिफ्ट करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है आपको कहीं पे भी, आप घर पे होगा, आप जहाँ पे भी हो, आपको परफॉर्म कर सकता है। जो पॉइंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कंफर्म करना पड़ेगा जो भी विक्टिम है वो कार्डियक अरेस्ट में है, उसका तरीका मैंने समझा दिया, कैरोटिड पल्स चेक करके आपको कंफर्म करना। इन शॉर्ट हमको एक चेन ऑफ सर्वाइवल का हम एक बार वापस चेक करेंगे। सबसे पहले, और शायद व्यूअर्स को ऐसा भी क्वेश्चन होगा तो सर ये अडल्ट पेशेंट का बताए तो पीडियाट्रिक में क्या है। पीडियाट्रिक में भी 1 सर्वाइवर और रेस्क्यूअर हो तो भी अगर 1 सर्वाइवर है तो 30 जम 2 ऐसे कंप्रेशन रेट रहेगा। अडल्ट में भी 30 जम 2, पीडियाट्रिक में भी 30 जम 2 और इन्फेंट में 30 जम 2। इन केस अगर 2 रेस्क्यूअर है तो पीडियाट्रिक में 15 जम 2 कंप्रेशन रखना, 15 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ। इन्फेंट में भी 15 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ। आपके पास 2 हेल्प आया और दूसरा व्यक्ति को भी अगर चेस्ट कंप्रेशन देना आता है तो आप दोनों जो भी 2 रेस्क्यूअर्स है आप ट्विस्ट करके वो 15 जम 2 कर सकते। अदरवाइज एक की सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30 जम 2 का रेशियो रहेगा। अडल्ट में भी, पीडियाट्रिक में, इन्फेंट में। अडल्ट में 1 रेस्क्यूअर हो, 2 रेस्क्यूअर हो, 30 जम 2 कंप्रेशन का रेशियो आपको मेंटेन करना चाहिए। एच का हिसाब से अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन BLS का चेन ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं।
एयरली आपको कोई भी सिचुएशन में है, सबसे पहले आप सीन सेफ्टी देखना है। एक 1 बाय 1 मैं आपको समझा रहा हूँ। कब बाहर कहीं पे भी होगा, कोई भी बेहोश हो गया तो क्या है, सीन सेफ्टी सबसे पहले। चेन ऑफ सर्वाइवल में आपको पहले सीन सेफ्टी देखना जरूरी है। शायद वो विक्टिम आपने देखा है कि शायद उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, नहीं तो डाउनिंग में होगा, शायद वो पानी में डूब गया होगा, तो उसी कंडीशन में तो सेफ सीन नहीं है। तो सबसे पहले जो रेस्क्यूअर आता है, आपको सबसे पहले सीन सेफ्टी देखना जरूरी है। सीन सेफ है, आप जो सीपीआर परफॉर्म करने का सीन सेफ है, उसके बाद आपको बीएलएस अथवा सीपीआर परफॉर्म करना होगा। सीन सेफ्टी के बाद हमने हमारा जो विक्टिम को पूरा लेके आया है, उसको एक सही जगह पे लिटा दिया। वो पोजीशन को बोलते हैं सुपेन पोजीशन। तो मैंने सीक्वेंसेस वापस आपको एक बार समझाता हूँ। सीन सेफ्टी आपने देख लिया, आपका विक्टिम को आपका प्रॉपर चेक द रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स नहीं है, आपने अलार्म एक्टिवेट किया। अलार्म एक्टिवेट का मतलब क्या है, किसी को हेल्प के लिए बुलाया, शाउट किया, कोई हेल्प के पास आया, फिर आपने इमरजेंसी सिस्टम 108 या बाहर कहीं पे भी होता आपको सिस्टम एक्टिवेट करके आप किसी को हेल्प के लिए बुलाया। तो द फर्स्ट थिंग इज सीन सेफ्टी हो गया आपका। सीन सेफ्टी आप क्लियर, आप पास हो गया। उसके बाद इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट किया। सेकंड आएगा सीपीआर। सीपीआर कैसे देना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सीपीआर देने में चेस्ट में कहाँ पोजीशन, हाथ का पोजीशन कैसे रखना है, कितना इंच जाना चाहिए प्रॉपरली। हाई क्वालिटी सीपीआर का जो भी पॉइंट्स है आपने सुन लिया है। 30 जंप 2 होगा, 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने का टेक्निक मैंने समझा दिया है। हेड टिल्ट और चेन लिफ्ट तरीके से आपको 2 ब्रीथ देना होगा। 30 कंप्रेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। ऐसा 5 साइकिल आपको कंप्लीट करना है। 30 जंप 2, 30 जंप 2, 30 जंप 2, ऐसा 5 साइकिल। आफ्टर 5 साइकिल के बाद वापस रीचेक करेंगे कैरोटिड पल्स। वापस पल्स नहीं आया, वापस आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीथ कंटिन्यू रहना है। हाई क्वालिटी सीपीआर का बता दिया। जितना भी आपने जो कंप्रेशन देते हैं वो पुश हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। टाइमिंग इंटरप्शन अवॉइड करना चाहिए। और अलो फुल चेस्ट रिकॉइल। जो चेस्ट रिकॉइल है वो पूरा प्रॉपर, जितना अंदर जाता है चेस्ट उतना बाहर अलो करना जरूरी है। आई थिंक आज पर मी हमने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया है कि जो भी जिसको बीएलएस आता नहीं है प्रॉपरली, तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे ड्यूटी टाइम में भी घर से भी किसी को पेशेंट्स को लेके आता है, तो क्या वो ब्रोडेड है। तो हमको ऐसा लगा कि अगर प्रॉपर टाइम में अगर वो विक्टिम को, नहीं तो पेशेंट को अगर सीपीआर किसी ने दिया होगा तो शायद वो व्यक्ति बच जाता है। इसलिए मेरा एक एडवाइस है कि हर एक घर में 1 या 2 व्यक्ति को मिनिमम बीएलएस अथवा सीपीआर देना आना जरूरी है। उसके लिए काफ़ी सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। मैं सारा वीवीएस को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहता है तो आप इसका ट्रेनिंग अटेंड करिए, और आपको ये जहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो हेल्पफुल होगा। काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने देखा। मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एट लास्ट मेरा एक बार मैं और मेरा फैमिली हम चर्च में ऐसा प्रेयर का बीच में बैठे थे। वहीं पे एक सिस्टर था, प्रेयर का बीच में शी वाज फाउंड अनकॉन्शियस। वो अचानक बेहोश हो गए थे। तो हम तो प्रेयर का बीच में हैं, तो मैं और मेरा मिसिस, फॉर्चुनेटली शी इज आल्सो फ्रॉम मेडिकल फील्ड, तो हमने गया। फिर प्रेयर का बीच में सब लोग उसके बाजू में इकट्ठा हो गए, इसको क्या हो गया क्या हो गया। तो हम तो मेडिकल साइड है तो हमको पता चले, हम सबको बोला थोड़ा दूर जाओ। फिर मैंने उसको एग्जामिन किया। तो मैंने जैसे आपने आज आपको मैंने दिखाया है वैसे मैंने पल्स चेक किया, सब कुछ बीएलएस का जो प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो मुझे पता चला कि शी अंडरवेंट टू कार्डियक अरेस्ट। वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, कंफर्म किया। फिर मैं और मेरे मिसेस ने साथ में लेकर हमने वहाँ पे सीपीआर परफॉर्म किया। तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। हमने सीपीआर परफॉर्म करके उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। शी इज अलाइव टिल नाउ। आज भी वो मुझे फ़ोन करके इतना थैंक यू बोलता है कि उस टाइम आपने मेरा लाइफ बचाया। तो इट्स एन माई एडवाइस, कोई भी सिचुएशन आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी सीपीआर और बीएलएस देने का जरूरत। हमको पता नहीं है कार्डियक अरेस्ट कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, किसके साथ होता है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।